हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में वीडियो नंबर 12 लेकर के आए हैं। और इस भाग 12 में आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक अपवर्तनांक होता क्या है, आज हम इसे जो है इस वीडियो में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो देखा जाए। और हमने कल आपको बताया था स्नेल का नियम, तो उसी से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमने कल आपको बताया था कि साइन आई अपान साइन आर बराबर होता है नियतांक, और यह नियतांक जो है माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, आज हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो आज हमको पढ़ना है कि अपवर्तनांक होता क्या है, और अपवर्तनांक को अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो देखा जाए, अपवर्तनांक अपवर्तनांक, ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। REFRACTIVE, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। राइट। अच्छा, हमने कल पढ़ा था कि जैसे कोई सरफेस है और इस पर कोई प्रकाश की रे जाती है, और जिस मतलब सरफेस के जिस बिंदु पर प्रकाश की रे जाकर के काटती है उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। अगर हम लोग आपतन बिंदु पर एक लंब खींचें, मैंने आपको बताया था इस लंब को अभिलंब कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे हवा का माध्यम हो और यहाँ पे जल का माध्यम हो, पानी का माध्यम हो, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है। वास्तव में हमने आपको बताया था कि प्रकाश की किरण रेज हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, मतलब हमेशा एक सीधी रेखा में मोशन करती है, गति करती है। वास्तव में इसको जो है ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही यह प्रकाश की किरण जल के माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलित हो करके इस जो है अभिलंब अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो देखा जाए, हमने आपको बताया था कि इस प्रकाश की रेज को कहा जाता है आपतित किरण, और ये आपका है अभिलंब, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। ठीक, मैंने कल बताया था कि आपतित किरण, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को लिखते हैं आई से, और इस आई कोण को कहा जाता है आपतन कोण। राइट। और अपवर्तित किरण ये और अभिलंब के बीच बने कोण को स्मॉल आर से लिखा जाता है, और इस कोण को कहा जाता है अपवर्तन कोण। मैंने ये बात कल आपको बताया था। तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है, मैंने आपको बताया था, वह होता है साइन आई अपान साइन आर, ये बराबर होता है नियतांक। ठीक, ये मैंने आपको बात बताया था। अगर हम मान लें कि यह पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, तो वास्तव में यही नियतांक जो है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यह नियतांक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, और इसको लिखा जाता है n से। लेकिन चूंकि यह जो अपवर्तनांक है यह दूसरे माध्यम का है, पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी कि जो n है यह n जो है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, और यह अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का है। तो जिस माध्यम के सापेक्ष होता है उस माध्यम को n के पहले लिखते हैं, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग निकालते हैं उसे हम लोग या उस माध्यम को हम लोग n के बाद लिखते हैं। ये वास्तव में साइन आई अपान साइन आर बराबर होता है 1n2। पढ़ने का क्या तरीका है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये कहलाता है। अच्छा, हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो अपवर्तनांक जो है
किन्हीं दो माध्यमों की कंपेयर करता है। अपवर्तनांक दो माध्यमों की तुलना करता है, कंपेयर करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये हवा जो है और ये जल है। हवा को हम लोग कहेंगे विरल माध्यम, हवा को हम लोग कहेंगे विरल माध्यम, ठीक, मैंने आपको कल बताया था। और जल को हम लोग कहेंगे सघन माध्यम। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हवा के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो जिस माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उस माध्यम को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। और जिस माध्यम के कण जो है काफी पास पास में होते हैं, नजदीक होते हैं, क्लोज होते हैं, उस माध्यम को हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। तो हमने देखा कि जो ये अपवर्तनांक है यह सघन माध्यम और विरल माध्यम के बीच के संबंध को बताता है। यानी कि अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों के बीच जो है उनके सघनता को या विरलता को बताता है। तो यहाँ से अपवर्तनांक की एक परिभाषा आ गई क्या, कि अपवर्तनांक वह एक भौतिक राशि है। अपवर्तनांक वह एक भौतिक राशि है कि जो ये बताता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम का कितने गुना सघन है अथवा कितने गुना विरल है। अपवर्तनांक वह एक भौतिक राशि है जो यह बताता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम का कितने गुना सघन है अथवा कितने गुना विरल है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये हम लोग मान लें हवा है, यहाँ पर मान लेते हैं हवा है माध्यम, और यहाँ पर मान लेते हैं पानी है, और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कांच है, और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं हीरा है। ठीक, अगर ध्यान से देखें, अगर हम इसकी बात करें पानी और हवा के बीच में, तो पानी हवा के सापेक्ष सघन होता है और हवा पानी के सापेक्ष विरल होता है। अगर हम कांच और पानी की बात करें, कांच पानी के सापेक्ष जो है सघन होता है और पानी विरल होता है। अगर हम बात करें हीरे और कांच की, तो हीरा जो है वह कांच की अपेक्षा क्या है, सघन होता है। तो हीरा जो है सघन माध्यम है और कांच हीरे के सापेक्ष क्या है, विरल है। तो कहानी का मतलब ये हुआ कि जो इन माध्यमों के बीच जो ये संबंध होता है कि माध्यम एक दूसरे के कितने गुने सघन हैं कि विरल हैं, इसी गुण को या इसी तुलना को बताता है क्या, अपवर्तनांक। तो हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक जो है किन्हीं दो माध्यमों के बीच सघनता और विरलता को बताता है। ठीक, तो अब यहां से अपवर्तनांक की एक परिभाषा आ गई क्या, अपवर्तनांक वह एक भौतिक राशि है जो यह बताता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम के कितना गुना सघन है अथवा कितना गुना विरल है, यही बताता है क्या, अपवर्तनांक। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख दें अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है, जो यह बताता है
कि एक माध्यम दूसरे माध्यम का कितना गुना सघन है अथवा कितना गुना विरल है ये बताता है। ठीक, तो अब आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया मिटा दें। अच्छा, चलिए मिटा देते हैं इसको हम लोग। तो हमने समझा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक, अब हम इसी कड़ी में आगे चलेंगे, देखते हैं। और इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दूसरे भाषा में, दूसरे तरीके से। मान लीजिए कोई एक यह पारदर्शी सतह है, और हम मान लेते हैं कि यह जो है यहाँ पर हवा माध्यम है, यहाँ पर पानी या जल माध्यम है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले माध्यम में यानी कि हवा के माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी v1 है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। हम मान लेते हैं कि प्रकाश की वेलोसिटी जो है हवा के माध्यम में v1 है, और जैसे ही यह प्रकाश जल के माध्यम में आती है तो उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी यानी प्रकाश की वेलोसिटी जल माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी v2 हो जाती है। आपको अगर हम बताएं तो जल का डेंसिटी ज्यादा होता है हवा की अपेक्षा, तो जल माध्यम में वास्तव में प्रकाश की वेलोसिटी कम हो जाती है हवा के माध्यम से, यानी कि जो वेलोसिटी हवा के माध्यम होती है, ठीक है ना, उससे कम जल के माध्यम में वेलोसिटी होती है। यानी कि जल के माध्यम में वेलोसिटी कम होती है हवा के माध्यम की अपेक्षा, यानी कि B2 का मान कम होता है और B1 का मान ज्यादा रहेगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि V1/V2 बराबर 1n2। क्या हुआ? पहले माध्यम के सापेक्ष हमने बताया कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं उस माध्यम को n के पीछे लिखते हैं, और जिस माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं उस माध्यम को n के पहले लिखते हैं। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है V1/V2। तो हम लोग कह सकते हैं कि अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो दो पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की वेलोसिटी के अनुपात के बराबर होती है। जो दो पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की वेलोसिटी के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, यानी कि V1/V2 बराबर आपका हो जाएगा 1n2। ये हम लोग इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो दो पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश के
वेग के अनुपात को बताता है, अनुपात को बताता है ये चीज। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए और फिर अब तब हम आगे चलते हैं। हो गया? अच्छा, अब हम चलेंगे आगे। हो गया? बता दें। अपवर्तनांक से संबंधित कुछ तथ्य। अपवर्तनांक से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य या कुछ मुख्य बात, कुछ मुख्य बात, ठीक है, कुछ मुख्य बातें लिखते, कुछ मुख्य बात। नंबर 1, अपवर्तनांक को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है, शो किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अपवर्तनांक को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अपवर्तनांक को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, नंबर 2 की बात करेंगे। अपवर्तनांक को किसी माध्यम के सापेक्ष निकाला जाता है। अपवर्तनांक को किसी माध्यम के सापेक्ष निकाला जाता है, जैसे हवा के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, है ना, या कांच के सापेक्ष। तो यही बात है, अपवर्तनांक हमेशा जो है किसी माध्यम के सापेक्ष हम लोग निकालते हैं। तो देखा जाए नंबर 2, अपवर्तनांक को हमेशा किसी माध्यम के सापेक्ष निकाला जाता है, निकाला जाता है या ज्ञात किया जाता है। किस सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और मैंने बताया कि अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों की आपस में तुलना करता है। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन्हीं दो माध्यमों की आपस में कंपेयर करता है, तुलना करता है। तो यहां पर लिखें अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों के बीच तुलना ये 3-4 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं, है ना। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, नंबर 4 की बात करेंगे। जैसे अगर हमें किसी माध्यम का, यदि हमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्राप्त करना है, लिखना है, तो उसे लिखने का तरीका क्या है? देखिए, जिस माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं,
जिस माध्यम के सापेक्ष हम लोग निकालते हैं उस माध्यम को यन के पहले लिखते हैं, माने माध्यम के सापेक्ष, माध्यम सापेक्ष, और जिस माध्यम का निकालते हैं, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं उस माध्यम को यन के पीछे लिखते हैं, ठीक है ना। माध्यम, ये चीज है, ऐसे करते हैं, ठीक है। जिस माध्यम के सापेक्ष हम लोग अपवर्तनांक को निकालते हैं उस माध्यम को यन के पहले लिखते हैं, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं उस माध्यम को यन के पीछे लिखते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट हैं। अब आप इन चारों पॉइंट को बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। ओके, हो गया, चल देखा जाए। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपसे बताया कि हम लोग यन को लिखते हैं, जिस माध्यम के सापेक्ष लिखते हैं उस माध्यम को यन के पहले लिखते हैं, माने सापेक्ष। जिसके सापेक्ष लिखते हैं, जिसके सापेक्ष, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं उस माध्यम को यन के पीछे लिखते हैं। ये जैसे मान लीजिए, जैसे जैसे हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हमें ये लिखना है बराबर। हमने आपसे बताया कि जिस माध्यम के सापेक्ष, जिस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं उस माध्यम को यन से पहले लिखते हैं, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं उसको यन के पीछे लिखते हैं। यहां पर हम लोग देखें हवा के सापेक्ष, तो ये यन से पहले हम लोग लिखेंगे, और जल का अपवर्तनांक, तो जल को हम लोग जो है यन के पीछे लिखेंगे, है ना। तो हवा को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में एयर, हम लोग हवा को कहते हैं अंग्रेजी में एयर। तो एयर के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए लिखेंगे, और हम लोग जल को अंग्रेजी में कहते हैं वाटर, और वाटर को शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू लिखेंगे। तो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ANW, ठीक। और इसको हम लोग पढ़ेंगे हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो ये तरीका है। और मान लीजिए, देख लीजिए, जैसे जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर जल के सापेक्ष, तो सापेक्ष वाले को यन के पहले लिखेंगे, और जल का मतलब वाटर, ठीक। कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का ना, हम लोग कांच के अपवर्तनांक को निकाल रहे हैं, तो कांच का मतलब ग्लास, ग्लास का मतलब जी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग जो है किसी भी माध्यम का, किसी भी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को इस तरीके से शो करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, हो गया, चलें। अब हमको पढ़ना है कि अपवर्तनांकों में संबंध,
या अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है ना। अलग अलग माध्यम में अगर, है ना, अगर हमें जो है अलग अलग माध्यम के अपवर्तनांक को निकालना है और उनमें आपस में क्या संबंध होता है ये हमें बताना है ना। मान लीजिए तो यहां डालेंगे हेडिंग अपवर्तनांकों अपवर्तनांकों में संबंध, ठीक है ना। देखा जाए, मान लीजिए कि ये जो है कोई एक पारदर्शी सतह है और यहां पर मान लीजिए हवा है और यहां पर हम लोग मान लेते हैं जल है, ठीक है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं मतलब इसको हम लोग कहेंगे पहला माध्यम और इसको हम लोग कहेंगे दूसरा माध्यम। हम मान लेते हैं कि हवा को हम लोग कहेंगे पहला माध्यम और जल को हम लोग कहेंगे दूसरा माध्यम। तो होता क्या है, आप लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की रे जैसे आती है, आने के बाद, है ना, ये आपको पता है ये हमारा क्या होता है, अभिलंब, ठीक। अच्छा, तो होता क्या है कि यह जो है मतलब जब प्रकाश की किरण हवा के माध्यम से चलकर जब जल के माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। अच्छा, इसके बीच को मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग लिखते हैं आई से, और इसका नाम है आपतन कोण। ये क्या है, ये आपका क्या है, अपवर्तित किरण है ये। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को स्मॉल आर से कहते हैं और इसका नाम है अपवर्तन कोण। तो होता क्या है, तो अब हमें क्या करना है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को लिखना है, प्राप्त करना है, निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, बोलिए, साइन आई अपान साइन आर बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 हो गया। अगर हम इस माध्यम को पलट दें तो होता क्या है, ये आपका हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई बराबर 2n1, समीकरण नंबर 2। अगर हम इस माध्यम को अब पलट दें, ठीक है ना, अगर इस माध्यम को हम लोग पलट दें तब मतलब हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई बराबर 2n1, मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा, बेटा इसको मिटा दें, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखा जाए समीकरण नंबर 1 और 2 से तो हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से या को आपस में गुणा करने पर, तो लेफ्ट का गुणा लेफ्ट में, राइट का गुणा राइट में हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा, सॉरी, गुणे साइन आर बटे साइन आई बराबर हो जाएगा 2n1 नहीं, ये 1n2 गुणे 2n1, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पर 1 बराबर 1n2 गुणे 2n1। हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं और इसको यहाँ, अर्थात 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 होता है। ये आ गया संबंध। ये क्या हो गया, ये आपका संबंध हो गया। तो इस संबंध पर सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसको आप लोग जो है थोड़ा ध्यान देंगे। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं।
हो गया? चलें देखा जाए। ये दो माध्यम के लिए हो गया। अगर हम मान लें कि माध्यम 3 है, यदि यदि माध्यम 3 है, अर्थात 1 2 3, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, फिर दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसके बाद फिर तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये हो जाएगा 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1, ये होता है ना। हम लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से ये लिखा जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से जो है हम लोग इसको जो है निकाल सकते हैं। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम जो है पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग में क्या संबंध होता है। अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग में संबंध क्या होता है, ये हम लोग अब पढ़ेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। हटा दें, देखा जाए। अब डालेंगे हेडिंग अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध ये हम पढ़ेंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है लिखेंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात हो जाएगा स्मॉल n बराबर, हमने आपको बताया था कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल को स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। और उसके बाद किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल इस c की चाल से कम होती है, माने इस चाल से कम हो जाएगी, मान लेते हैं वह स्मॉल b है। यही आपका क्या है, n बराबर c/v। इस पर जो है परीक्षा में सवाल पूछा जाता है और मैं आपको इस सूत्र पर सवाल सॉल्व कराऊंगा। पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? अच्छा, मिटा दें।
चलिए अब हम निकालेंगे इसी तरीके से y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर y के सापेक्ष, ये हो जाएगा y के सापेक्ष। मैंने आपको बताया था कि जिसके सापेक्ष हम लोग निकालते हैं, जिस माध्यम के सापेक्ष हम लोग अपवर्तनांक को निकालते हैं उसे n के पहले लिखते हैं, यानी y के सापेक्ष न तो n a हो जाएगा। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं उस माध्यम को n के बाद लिखते हैं। क्योंकि हमें कांच के माध्यम का निकालना है तो कांच का मतलब ग्लास, ये जी हो जाएगा C/Vg। क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल फिर उस कांच में प्रकाश की चाल के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लें। फिर हम लोग निकालेंगे y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा y के सापेक्ष हो जाएगा a n, जल का न w हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा C/VW। ठीक है ना। समीकरण नंबर इसको 2 मान लें। अगर इसको हम डिवाइड करें, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से अगर भाग दे दें तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो पहला इसको नोट, अच्छा यहाँ देखते हैं। समीकरण नंबर 1 भागे समीकरण नंबर 2 तो हो जाएगा ANG मतलब लेफ्ट का भाग लेफ्ट में, राइट का भाग राइट में। तो इतना भागे इतना, फिर इतना भागे इतना हो जाएगा। ANG बटे ANW बराबर हो जाएगा C/VG गुणे, ये C यहाँ रहेगा और ये VW ऊपर जाएगा। ठीक है, VW मारा जाएगा, ऊपर जाएगा। ये इस C से C कट जाएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा VW/VG और हम लोग इसको लिखेंगे, ये आपका WNG के बराबर होगा। अर्थात हो गया इस मतलब ANG बटे AN, ऐसे हो जाएगा ANG बटे ANW बराबर हो जाएगा WNG। ये आपका एक सूत्र आ गया, राइट। इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये तरीका हो गया बेटा, इसको मिटा दें। चल, इस पर सवाल पूछा जाता है, यानी कि आपका एक सूत्र आ गया, इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं और इसको यहां लिख सकते हैं। आपका हो जाएगा WNG बराबर हो जाएगा ANG बटे ANW। ठीक है ना, ये एक सूत्र आ गया। और इसी प्रकार हम लोग चाहें तो अगर ऐसे निकाल लें, जैसे निकाल लें हम लोग जो है डायमंड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा, जी वाले को यहां लिखेंगे NG/ND। अगर हमें डायमंड का मतलब क्या D, तो डायमंड के सापेक्ष यानी हीरे के सापेक्ष अगर हमें कांच का अपवर्तनांक प्राप्त करना है तो जो लास्ट में है जी वाला, तो NG यहां लिखेंगे, फिर ND यहां लिखेंगे। और हमने आपको बताया
कि ये अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए मतलब हवा के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो ये तरीका है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये तरीका है, इस पर सवाल पूछे जाते हैं और यह सवाल हम लोग यहाँ पर एक सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं। हो गया? अच्छा, देखा जाए, मिटा दी बेटा। चल, यहाँ पर एक सवाल है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको हम सॉल्व कराएंगे। सवाल क्या करा है? करा कि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। हवा के सापेक्ष पानी यानी ANW का मान दिया गया है 4/3। और करा है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो हवा के सापेक्ष कांच, हवा हमने आपको बताया था कि जिस माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं उस माध्यम को n से पहले लिखते हैं, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं उस माध्यम को n की बाद लिखते हैं। ठीक, ये हो गया। इसका मान दिया है 3/2 और हमसे सवाल में पूछ रहा है पानी के सापेक्ष W यानी पानी के सापेक्ष कांच का यानी WNG, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये तरीका है। WNG को लिखने का तरीका क्या है? जो NG है इसको पहले लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, NG को अंश लिखते हैं, बाकी NW को हर लिखते हैं। और मैंने आपसे बताया कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हवा माध्यम है। अब देखा जाए, हमें इसी का मान प्राप्त करना है और ये दिया गया है, देखा जाए, ये दिया गया है ANG का मान दिया गया है 4/3 और ANW का, एक मिनट, ANG का मान दिया गया है 3/2। देखो भाई, ये 3/2 ANG का मान दिया गया है 3/2 बटे ANW का मान दिया गया है 4/3। ये आपका हो जाएगा 3/2, ये 4 तो यहीं रहेगा और ये 3 ऊपर जाएगा, 3 त्रिक का 9, 2 चौके 8। ऐसे आएगा ना भाई। ANW हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है ना? ठीक है। और जो है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG दिया गया है 3/2। तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा, हमने कहा कि इसका सूत्र, इस सूत्र के लिखने का क्या तरीका है कि NG को लिखेंगे अंश में और NW को लिखेंगे हर में। तो ANG का मान दिया गया 3/2 और ANW का मान दिया गया है 4/3। ये 3 जाएगा ऊपर, हो जाएगा 3 त्रिक का 9 बटे 8, ये आ जाएगा। आज हम यही इस वीडियो का अंत करते हैं। इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में फिर हम आगे चलेंगे, देखते हैं। धन्यवाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।